पिछले 4 नवंबर 2023 को कानपुर के एक इलाके में घटना घटती है। दरअसल कानपुर के रहने वाले एक सरकारी शिक्षक होते हैं, नाम होता है राजेश गौतम। राजेश गौतम रोजाना की तरह 4 नवंबर की सुबह 5:30 बजे के आसपास मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, लेकिन जब वो तेजी से मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं तभी अचानक पीछे से आती एक तेज रफ्तार इको कार उनको जोरदार टक्कर मारती है। और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इको कार टक्कर मारने के बाद सामने खड़े बिजली के पोल में घुस जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसका इंजन बंद हो जाता है, फिर स्टार्ट नहीं होती है। उसके बाद जो सरकारी शिक्षक राजेश गौतम थे, इनको लोग उठाकर अस्पताल की ओर ले जाते हैं, लेकिन तब तक उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं। उनकी ज्यादा चोट लगने के कारण और ज्यादा खून बहने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लोगों ने किसी तरह उनकी पहचान की, पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने घर वालों को सूचित किया। घर में उनकी पत्नी पिंकी मौजूद थी, 2 बेटे थे। पूरे घर में कोहराम मचा, घर में हड़कंप मच गया। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हुआ। पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और प्राथमिक तौर पर यह माना कि ये जो मृत्यु हुई है ये एक एक्सीडेंट में हुई है, सड़क हादसे में हुई है। अधिकतर अमूमन मॉर्निंग वॉक करते वक्त ऐसी हादसे ऐसे होते रहते हैं, लिहाजा पुलिस ने बहुत ज्यादा इसको बारीकी से नहीं देखा, इसको एक रोड एक्सीडेंट की तरह माना और अपनी कार्रवाई पूर्ण करने के लिए जुट गई। घटना घट जाती है, मृतक का अंतिम संस्कार भी हो जाता है, काफी दिन बीत जाते हैं। लेकिन घटना के 25 दिन के बाद 29 नवंबर 2023 को पुलिस एक ऐसा खुलासा करती है। दरअसल घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे जब बोलना शुरू करते हैं, जब राज उगलना शुरू करते हैं, उसके बाद पुलिस तफ्तीश आगे बढ़ाती है। एक जांच में नया मोड़ आता है। ये जो मिस्ट्री थी ये सुलझने लगती है। दरअसल अब ये जो मामला सड़क हादसे का बताया जा रहा था, अब ये एक हत्या की ओर जा रहा था। पुलिस लगातार बिंदु दर बिंदु आगे बढ़ रही थी, परत दर परत आगे बढ़ रही थी, नई नई चीजें सामने आ रही थी। पूरी तरीके से यकीन हो चला था कि ये एक सोची साजी प्लानिंग के तहत, सोची समझी प्लानिंग के तहत हत्या का मामला है। लेकिन हत्यारे कौन है ये जानने के लिए पुलिस लगातार कोशिश करने लगी, लेकिन बहुत जल्दी पुलिस ने खुलासा कर दिया। और इस हत्या के पीछे जो कहानी निकलकर सामने आई, कातिल की कहानी निकलकर सामने आई, वो दरअसल इतनी हैरान कर देने वाली है कि आप सोच नहीं सकते कि एक पत्नी इस तरीके से अपने पति की सुपारी लेकर, एक करोड़पति पति जिसकी 1.5 करोड़ की 2 टर्म्स प्लान थे, पॉलिसियां थी, लगभग 45 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी गांव में पड़ी थी, इन सबको हड़पने के उद्देश्य से अपने एक आम मजदूर से प्रेम संबंध होने के चलते अपने पति का इतनी साजिश के तहत चालाकी से, बारीकी से हत्या कर सकती है, ये आपको यकीन नहीं होगा। दरअसल ये पूरी घटना है, आपको हम तफसील से बताते हैं। पिछले 4 नवंबर को मैंने बताया कानपुर में घटी। प्राथमिक तौर पर पुलिस ने माना कि ये मॉर्निंग वॉक में सड़क हादसे, लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण जो हादसे होते हैं वैसा हादसा है, सड़क हादसा है, इसको रोड एक्सीडेंट का नाम दिया गया। लेकिन जो मृतक का भतीजा होता है वो इंडियन नेवी में कार्यरत था। उसको अपने चाचा और चाची के बीच जो अनबन थी, जो लड़ाइयां थी, कुछ बातें थी, उसको परिवार के थ्रू मालूम थी, लिहाजा उसके गले नहीं उतरा। उसने सोचा कि कहीं मेरे चाचा की हत्या तो नहीं की गई। वो फौरन छुट्टी लेकर, इंडियन नेवी से छुट्टी लेकर वो सैनिक घर पहुंचता है और सीधे पुलिस के पास पहुंचता है। चूंकि पुलिस तमाम तरीके से इस घटना को हत्या नहीं बल्कि एक सड़क हादसा मानकर आगे बढ़ रही थी। फिर जो भतीजा है जो इंडियन नेवी में कार्यरत था वो आता है और पुलिस के पास पहुंचता है। सर एक बार प्लीज वहां लगे सीसीटीवी कैमरा उनको तो देख लीजिए। उसके कहने पर पुलिस घटना स्थल पहुंचती है। वहां पर जो आसपास सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं उनको खंगालती है। जब खंगालती है तो पुलिस की खुद हालत खराब होने लगती है। पुलिस हैरत में पड़ जाती है कि ये जो हादसा था, दरअसल सुबह 5:30 बजे 4 नवंबर की सुबह मृतक जो राजेश गौतम होते हैं, सरकारी शिक्षक होते हैं, ये मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार से एक इको कार आ रही है, वो उनको टक्कर मारती है, वो गिर जाते हैं। उसके बाद हड़बड़ी में वो ड्राइवर है अपनी इको वैन को संभाल नहीं पाता है, सीधे सामने जाके खंबे में टकराकर वैन घुस जाती है, इको जो कार है वो घुस जाती है। तभी बिल्कुल साथ चल रही एक और दूसरी वैगनार कार आती है, पास रुकती है।
ये सारे जो उसमें लोग, दो लोग बैठे होते हैं, फौरन इस कार से निकलकर उस वैगनार में बैठते हैं, तुरंत वहां से फौरन तेज रफ्तार करके वहां से निकल जाते हैं। अब दोनों की जो नंबर प्लेट के हिसाब से नंबर लेकर पुलिस ने जब ट्रेस किया तो दोनों ये प्लेटें फर्जी निकली। उनके नाम से कोई वाहन वहां रजिस्टर्ड था ही नहीं। जो उनकी संबंधित अथॉरिटी थी नंबर की, उस वहां कोई वाहन इस प्रकार का वहां दर्ज नहीं था। लिहाजा पुलिस का शक फिर गहराया। फिर पुलिस ने परत दर परत सारी चीजें खोलना शुरू की, और जब खोली तो सबसे पहले जो आमतौर पर पुलिस करती है और सबसे बड़ा पुलिस के लिए सहारा बनता है वो होती है CDR, कॉल रिकॉर्डिंग। उन्होंने पूरे जो भतीजा था उसने कहा कि मेरी चाची की तरफ से, सीधा आरोप लगाया, मेरी चाची की तरफ से ये हत्या कराई गई है। लिहाजा पुलिस ने फौरन उनकी जो पत्नी है उनकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली, और जब रिकॉर्डिंग निकाली तो जो पिछले 1 महीने की रिकॉर्डिंग निकाली गई तो तमाम सबसे ज्यादा काल जो राजमिस्त्री था, जिन्होंने उनकी 2021 में जो उन्होंने कोठी मकान बनवाया था जिसमें काम किया था, नाम था शैलेंद्र सोनकर। शैलेंद्र सोनकर के फोन पर लगातार कॉल की गई। घटना वाले दिन भी हादसे के कुछ मिनट के बाद भी कॉल की गई। लिहाजा पुलिस को यह शक गहराया। फौरन पुलिस ने उनको बुलाया, पूछताछ की। पूछताछ में पत्नी ने साफ तौर पर मना किया और अपने को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने का सीधा आरोप लगाया, और उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए ये भी कहा कि ये जो भतीजा है जो जांच दोबारा करवा रहा है, दरअसल ये मुझ पर बुरी नजर रखता था और मैंने इसकी शिकायत इसके चाचा से यानी अपनी पति राजेश गौतम से की, लेकिन राजेश गौतम ने मुझ पर यकीन नहीं किया, इस पर यकीन नहीं किया। फिर मैंने इसको काफी बुरा भला कहा, इस वजह से इससे मेरी अनबन है, लड़ाई चल रही है, इसकी गलत नजर मेरे ऊपर थी, मुझे गलत नजरों से देखता था, लिहाजा ये जानबूझकर मुझे फंसाना चाह रहा है, मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाह रहा है। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, उसके पास भी काफी दिमाग होता है, सोचने समझने के लिए काफी तरीके से अपने हैंडल ऐसे केस करती रहती है। उसको पता लग जाता है कि कौन कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। उसके बाद जांच करती है तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाता है। दरअसल पुलिस ने सोचा कि जो भतीजा है, यदि ये हत्या का आरोपी होता तो फिर ये CCTV कैमरा खंगालने की बात क्यों करता, ये तो बल्कि CCTV कैमरा खंगालने की बात करता। लिहाजा ये कातिल है ही नहीं, ये तो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। उसके बाद पुलिस ने उसके जो राजमिस्त्री होता है शैलेंद्र सोनकर, जिसने 2021 में जो कोठी बनना शुरू हुई काम किया था, काफी नजदीक इस परिवार के रहा, उसको उठाया, जिसने घटना वाले दिन इसको कॉल की। फिर इन दोनों को बैठाकर फिर पुलिस के पास जो अपना अंदाज होता है पूछने का, थोड़ा सख्ती बरतकर, क्योंकि ये सातिर अपराधी होते हैं, ये इतना आसानी से जो इतनी बड़ी घटना को इतनी इतनी साजिश के तहत प्लानिंग करके अंजाम देते हैं, वो इतनी आसानी से मुंह तो नहीं खोल सकते। लिहाजा पुलिस ने जो अपने तरीके से पूछताछ की, उनको अलग अलग बिठाया, तो फिर दोनों ने ये राज खोल दिया और दोनों ने पूरी घटना जो बयां की, उसको सुनने के बाद पुलिस क्या, जो पब्लिक थी, आसपास के लोग थे, सबके होश फाख्ता हुए, सबके रोंगटे खड़े हुए। दरअसल ये पूरी घटना है, अब आपको मैं तफसील से बताता हूं। दरअसल ये जो राजेश गौतम होते हैं और पिंकी उनकी पत्नी होती है, इनकी शादी 2012 में होती है। पिंकी खुद उच्च शिक्षित है, B.Ed की हुई है, पति सरकारी शिक्षक होते हैं, 2 बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद 2021 में पति जो होते हैं, इनके 1.5 करोड़ रुपए की 2 टर्म्स पॉलिसी होती है, टर्म्स प्लान होते हैं, इनकी 2 पॉलिसियां होती हैं लगभग 3 करोड़ रुपए की। उसके बाद इनकी जो संपत्ति होती है वो लगभग 45 करोड़ की कीमत उसकी आंकी गई, लगभग 50 करोड़ के आसपास उनकी प्रॉपर्टी टोटल है। उस प्रॉपर्टी के वो मालिक थे, और जो उन्होंने एक और मकान कानपुर के कोयला नगर में 2021 में नया कोठी मकान, क्या पूरी कोठी बनवाना शुरू की। बनवाने का उन्होंने अपना जो मन बनाया, तो उनके लिए उसको अच्छे राजमिस्त्री की जरूरत हुई। इसके लिए उन्होंने अपने दोस्त के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अच्छे राजमिस्त्री की खोज की। उनके दोस्त ने उनको एक राजमिस्त्री शैलेंद्र सोनकर, उसका नाम सुझाया। लिहाजा जो शैलेंद्र होता है वो काम करने आ जाता है, दोनों की डील पक्की हो जाती है, काम शुरू हो जाता है, कोठी में काम लग जाता है। क्योंकि जो राजेश गौतम थे, सरकारी शिक्षक थे, उनका घर पे रहना कम होता था, आधा दिन वो स्कूल में बिताते थे, फिर अपने जो प्रॉपर्टी का काम भी कर रहे थे साइड से, उसको भी देखते थे। लिहाजा पत्नी पूरा मकान बनवाने का कार्य देख रही थी। अब जो शैलेंद्र सोनकर है, उसका पत्नी की जो खूबसूरती देखकर उसका रुझान इनकी पत्नी की ओर बढ़ता है। दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती हैं, दोनों बात करते हैं। क्योंकि पूरा जो मकान का निर्माण पत्नी देख रही थी, तो हर काम के लिए सोनकर को पत्नी के पास आना पड़ता पूछने के लिए। और अब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार की जगह 5-6 बार बिना काम के बहाना करके आता, ये कैसे करना है मैम, ये कैसे करना है। लेकिन धीरे धीरे
दोनों की जो नज़दीकियां हैं बढ़ती जाती हैं, नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और दोनों में प्रेम शुरू हो जाता है, दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद काम चलता रहता है। पति की गैर मौजूदगी में जो पत्नी है पिंकी और मिस्त्री शैलेंद्र सोनकर, इन दोनों में जमकर अवैध संबंध चलते हैं। दोनों साथ रहते हैं, घंटों फोन पर बातें करते हैं। लेकिन उसके बाद लगभग 9 महीने के बाद, लगभग 8-9 महीने के बाद जो पति हैं, कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जो पति राजेश गौतम होते हैं, उनको दोनों के प्यार की भनक लग जाती है। तीसरा जो मिस्त्री है वो इन दोनों से प्यार से जल रहा था। उसने पति से शिकायत की। पति ने जब नजर रखनी शुरू की तो उनको काफी सबूत मिल गया। उसके बाद पत्नी को बहुत उन्होंने मारपीट की, डांटा, लेकिन पत्नी ने उनसे शैलेंद्र से बात करना नहीं छोड़ा। गैर मौजूदगी में लगातार बात कर रही थी। और जो पति हैं उन्होंने इस मिस्त्री को, जो शैलेंद्र सोनकर है, इसको काम से निकाल दिया, काम से हटा दिया। लेकिन उनका जो बात करने का सिलसिला है, मिलने का सिलसिला है, वो लगातार जारी रहा। चूंकि मैंने बताया आपको, पति अमूमन वक्त बाहर रहते थे, स्कूल में पढ़ाना था 12-1 बजे तक, उसके बाद प्रॉपर्टी का काम देखना था, लिहाजा बहुत वक्त घर पर नहीं दे पाते थे। उनकी गैर मौजूदगी में जो पत्नी है पिंकी, इन दोनों की जो लुका छिपी का खेल लगातार चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, परवान चल रहा था। दोनों की जो मोहब्बत है गहरी हो रही थी। नाजायज जो रिश्ता है लगातार गहराता जा रहा था। बच्चे भी इस रिश्ते से दुखी थे, लेकिन पिंकी के ऊपर ऐसा भूत सवार था, वो मान नहीं रही थी। ज्यादा धीरे धीरे घर में कलह शुरू हुआ। कलह हुई, घर में लगातार लड़ाइयां होती रही, मारपीट होती रही। और ऐसा कहा गया, पिंकी ने एक बार अपने मायके में कहा कि मेरा किसी तरह आप मेरे पति से तलाक करा दीजिए, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती हूं। लेकिन घर वालों ने कहा, बेटा मार रहा है, कोई बात नहीं, सब्र करो, संतोष करो, कुछ दिन बाद पति ठीक हो जाएंगे। लिहाजा ये जो पत्नी है जबरदस्ती वहां रहती रही। पति से नहीं बन रही थी, लेकिन आशिक से पूरी नैन लड़ा रही थी, उससे लगातार बातें कर रही थी। धीरे धीरे इसने सोचा कि क्यों ना इस पति को ही रास्ते से हटा दूं, तो फिर सारी जिंदगी प्रेमी के साथ रहकर मौज मस्ती से काटूं। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसकी मालकिन बनूंगी, सारी जिंदगी ऐसो आराम से कटेगी। इस लालच में उसको पति को हटाने की सोची। सबसे पहले उसने पति को एक बार खाने में जहर दिया, लेकिन जहर की मात्रा कम रही। पति बीमार हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, लेकिन वो बच गए। उसके बाद फिर इसने कई तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। उसके बाद इसने राजमिस्त्री से फोन पे बात की, उसको बताया, उसको घर बुलाया। पति की गैर मौजूदगी में उससे कहा कि कैसे ही करके इस पति को, मेरे पति को हादसे में दिखाकर इसको मार दो, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे, सारी जिंदगी ऐसे गुजारेंगे। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसको हम दोनों बांट लेंगे, आराम से पूरी जिंदगी स्वर्ग की तरह गुजारेंगे। लालच में आकर, वो राजमिस्त्री है यहाँ, लालच में आ गया और उसने हाँ कर दी। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक बंदे से बात की, उसको 2.5 लाख रुपए सुपारी के दिए गए, लेकिन वो ड्राइवर था, सुपारी के 2.5 लाख लेकर भाग गया। उसने राजेश गौतम की हत्या नहीं की। उसके बाद फिर पत्नी ने कई महीने के बाद फिर ये काम शुरू किया। उसके बाद फिर मिस्त्री से कहा कि इस बार कोई अच्छा इंतजाम करो, मैं 4 लाख रुपए दे दूंगी और 4 लाख में इसकी सड़क हादसे में मौत करवा दो। उसके बाद हादसा हो जाएगा, इसके बीमे की जो पॉलिसी है वो 3 करोड़ की हमें मिल जाएगी, क्योंकि नामिनी मैं हूं, और जो 45 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी गांव में है वो सब मेरी होगी। प्रेमी जो अंधा हो चुका था उसके प्यार में, उसको अब एक तरफ उसका इश्क और पैसा दोनों मिल रहा था, लिहाजा बहुत जल्दी तैयार हो गया। इसके लिए उसने बाकायदा अपने एक दोस्त के जरिए एक ट्रक ड्राइवर से बात की, एक कार ड्राइवर से बात की। दोनों को 4 लाख रुपए का लालच दिया गया। दोनों तैयार हो गए। उनसे कहा, अच्छे से आपको काम को करना है, इनको रास्ते से हटाना है। इस वक्त डेली मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। लिहाजा 4 लाख रुपए पत्नी ने दिए और शैलेंद्र सोनकर जो प्रेमी, राजमिस्त्री प्रेमी है, उसके जरिए उन ड्राइवर तक पहुंचाए गए। उन्होंने तय प्लान के मुताबिक 4 नवंबर को सुबह 5:30 बजे जब वो घर से मॉर्निंग वॉक के लिए शिक्षक निकलते हैं, राजेश गौतम निकलते हैं, तो पत्नी फोन करती है कि हाँ निकल चुके हैं, फौरन कार तैयार कीजिए। अब देखिए जो कातिल हैं कितने शातिर हैं। उन्होंने सोचा कहीं मेरी कार पकड़ गई या छोड़नी पड़ी, टकरा गई, तो फिर मैं भागूंगा कैसे। लिहाजा उन्होंने दूसरी कार का भी इंतजाम किया। एक और वैगनार कार पीछे चल रही थी। फिर जब ये निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक पर पहुंचते हैं, बहुत तेजी से पीछे से कार आती है, इनको टक्कर मारती है, टारगेट करती है, निशाना बनाकर टक्कर मारती है। ये फौरन काफी फीट तक उछलते हैं, नीचे गिरते हैं, इनके सिर में गंभीर चोटें आती हैं, इनका बेनता ब्लड बहना शुरू हो जाता है। आसपास के लोग फौरन भागते हैं, इनको देखते हैं। तब तक कार जो थी ये भी अनियंत्रित होकर सामने खंबे से टकराती है, खंबे से कार फट जाती है। उसके बाद पीछे जो आ रही वैगनार कार, उसमें ये बैठते हैं, फौरन वहां से निकल जाते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है, घर पर सूचना देती है, लेकिन पुलिस इसको सिर्फ एक रोड हादसा मान रही थी। लेकिन जो मृतक के भतीजे थे, नेवी में कार्यरत थे,
उनको घर में जो कलेश था पहले से मालूम था, पूरी जानकारी थी, तो उन्होंने पुलिस को बताया। इस प्रकार पुलिस ने पूरा जो केस खोला और पत्नी, उसके कातिल प्रेमी, उसके रिश्तेदार और जिन्होंने इस कार हादसे में जो कार हादसा किया उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब कार की जांच की, उस नंबर से कोई कार दरअसल थी नहीं। इनकी पूरी प्लानिंग थी कि कोई नंबर पढ़ लेगा तो नंबर खोजेगा तो हमारी कार पकड़ी नहीं जाएगी, चूंकि वो नंबर प्लेट फर्जी थी। और मॉर्निंग वॉक में एक हादसे में दिखाकर ये शिक्षक रास्ते से हट जाएंगे, फिर पूरी तरीके से जिंदगी मौज मस्ती से गुजरेगी। पूरा पैसा मेरे पास होगा, प्रॉपर्टी होगी, कोठी होगी, बैंक बैलेंस होगा। लेकिन कहते हैं क्राइम करने वाला कितना शातिर क्यों ना हो, कितना चालाक क्यों ना हो, एक न एक दिन कानून के हाथ में फंस जाता है। कानून के हाथ उसके गले तक पहुंच जाते हैं और उसको उसकी उचित सजा दिलाकर दम लेते हैं। यहां भी ऐसा हुआ। अब पत्नी पकड़ी गई, एक बार प्रेमी पकड़ा गया जो मिस्त्री था, जो और बाकी जो हादसा करने वाले जो 2 ड्राइवर थे, सुपारी किलर थे, उनको पकड़ा गया, सबको जेल भेजा गया। इस घटना का जब खुलासा हुआ तो लोगों की आंखों से आंसू आ गए, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हर कोई सोचने पर हैरान था कि एक खूबसूरत पत्नी, जिसका पति सरकारी शिक्षक, 2 बच्चे, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सेटल फैमिली और एक मामूली राजमिस्त्री के प्यार में पड़कर उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। इतनी शातिर तरीके से, इतना सोची समझी प्लानिंग के तहत अमूमन एक जासूस ही ऐसे कर पाते हैं। जासूस की तरह शार्प माइंडेड महिला ने, पिंकी ने, उसे पति का कत्ल करा दिया। वो तो उनके भतीजे की ये समझदारी रही। उन्होंने पुलिस को सीसीटीवी कैमरास खंगालने का रिक्वेस्ट की, निवेदन किया। उसके बाद ये तमाम केस खुल पाया, वरना ये सारी जिंदगी प्रेमी के साथ मौज मस्ती करती। लोग मानते हैं कि जो पति हैं उनकी वाकई सड़क हादसे में मृत्यु हुई है।